Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing unit number 3 of physiology, that is thermoregulation in human body. So let's start with the definition of thermoregulation. Thermo means heat, temperature, and regulation means to maintain a constant or near to the normal value. So we can define thermoregulation as maintaining internal body temperature is known as thermoregulation. ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है उसको मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड thermoregulation. अब हम पढ़ेंगे अबाउट बॉडी टेम्परेचर. So what is core temperature? It is defined as the temperature of deep tissues of the body is known as core temperature. One is superficial and the other is deep structure. Superficial वो structure होते हैं which are in relation to the skin, जो skin के close होते हैं. Deep anatomical एक term है जिसको हम कहते हैं deep. Deep means away from the skin. सो इनसाइड द बॉडी जितने भी डीप टिश्यूज़ हैं उसी की टेम्परेचर को हम कहते हैं कोर टेम्परेचर. द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी डेट इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन फ़ारेनहाइट अगर हम कहते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट. सो इसी नॉर्मल रेंज को डेट इज़ 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट, इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, दैट इज़ नोन एज thermoregulation. अब टेम्परेचर रेंजेस एंड इट्स consequences. अब ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ 36.5 to 37.5 सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं ऑन द बॉडी. तो अगर ये टेम्परेचर चला जाए अप टू 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर बॉडी टेम्परेचर रेस कर जाए तो द रिज़ल्ट द कंसिक्वेंस विल बी हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक आप जैसे कि जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो उसी की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाते हैं. लोग चलते चलते हीट स्ट्रोक की वजह से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, प्रोटीनी एंजाइम्स डिनेचर हो जाते हैं, नेट में कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट. 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर चला जाए दैट इज़ नोन एज हाइपरथर्मिया. हाइपर मीन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, जैसा कि फीवर में होता है. फीवर में जब किसी को फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर रेज टू 38 से लेके 48 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेज कर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया, अबव द नॉर्मल वैल्यू. अगर टेम्परेचर है 36 to 38 डिग्री सी, दैट इज़ नॉर्मल रेंज. जैसा कि हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा कि 36.5 से लेके 37.5 तक, दैट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर टेम्परेचर कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 34 to 36, दैट इज़ नोन एज हाइपोथर्मिया. हाइपो मीन्स बिलो द नॉर्मल वैल्यू, तो दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज हाइपोथर्मिया. तो पेशेंट को फिर हीट के थ्रू उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज तक लाना होता है. सो दीज आर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस एंड देयर consequences. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर. अब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू दैट इज़ 36.5 to 37.5. अब डिफरेंट कंडीशंस ऐसे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. अब एज जो है इट इज़ अफेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जैसा कि ओल्ड एज में द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. इसी तरह सेक्स जेंडर पे भी डिपेंड करता है.
ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेल्स जो है, मेल जेंडर का टेम्परेचर थोड़ा सा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। डायरेनल वेरिएशन मौसम के साथ या कुछ टाइम के साथ भी टेम्परेचर वेरिएट कर सकता है। डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ में टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेस कर जाता है, जैसा कि हाइपरथायराइडिज्म में अगर थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग ज़्यादा करता है तो उसी पेशेंट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर किसी का थायराइड फंक्शन कम हो जाए, थायराइड ग्लैंड अपना काम करना छोड़ दे या कम हो जाए तो उसी का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सरसाइज के दौरान भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेस कर जाता है, क्योंकि बॉडी में प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट हीट की प्रोडक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर रेस कर जाता है। इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी टेम्परेचर, डाइट की वजह से भी, खुराक खाने से, फूड लेने से मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है और एज ए रिजल्ट एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, जिस तरह डिजीज़ में मैंने बताया कि हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, एड्रीनल हार्मोन्स की वजह से टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन चेंज। व्हाट इज़ हीट प्रोडक्शन? अब हीट प्रोडक्शन जो है ये कैसे होता है इन द बॉडी में? तो द फर्स्ट दैट इज़ adrenal gland is responsible for heat production in the body. Thyroid hormones increasing or decreasing, maintaining the body basal metabolic rate, extra metabolism in cells when they need energy. जब सेल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट हीट प्रोडक्शन उधर भी होते हैं। बेजल मेटाबॉलिक रेट, बेजल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विच अकर और टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो एज ए रिजल्ट हीट प्रोडक्शन होता है। मसल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से या शेवरिंग से, सर्दी के मौसम में जैसे कि हम शेवर करते हैं, हम घामते हैं, तो मसल एक्टिविटी की वजह से, उसकी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से भी हीट की प्रोडक्शन होती है। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड एंटेक की वजह से भी बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि गर्मी के मौसम में आफ्टर ईटिंग फूड हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ऑन द बॉडी विच लीड टू हीट प्रोडक्शन। एंड एक्सरसाइज के दौरान भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेस कर जाता है। नो हीट लॉस। अब बॉडी से हीट लॉस किस तरह होता है? तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है फॉर हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। द फर्स्ट वन दैट इज कंडक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 18 to 20% ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। कंडक्शन इज when the body surface come and contact with other, जैसा कि हम चेयर पे बैठते हैं तो the body comes in contact with the air, और उसी दौरान हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हीट जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है। तो 18 to 20% या एयर के साथ हमारी बॉडी इन कांटेक्ट है तो बॉडी से हीट लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 18 to 20% लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। The second mechanism that is evaporation. Evaporation is responsible for 15 to 20%. Evaporation क्या होता है कि sweating, जिस तरह the process of perspiration, हमारे बॉडी से जो sweating होती है, जो पसीना निकलता है, तो evaporation क्या होता है? बेसिकली ये जो particles बॉडी से आते हैं और सीप करके स्किन से आके पसीना निकलता है, तो ये बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स बॉडी से हीट लेके सरफेस पे आ जाते हैं और एज ए रिजल्ट बॉडी से हीट लॉस हो जाते हैं। रेडिएशन, दीज आर 60% ह्यूमन बॉडी से रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में हीट लॉस हो जाए, एंड कन्वेक्शन बाय एयर और बाय फ्लूइड। तो दीज आर 4 mechanisms बाय विच हीट लॉस अकर फ्रॉम द बॉडी। सो हीट प्रोडक्शन के जो मेथड्स है, एंडोक्राइन, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, extra metabolic energy, basal metabolic reactions, muscle activity, exercise, these are responsible for heat production. And these 4 mechanisms, conduction, convection, radiation and evaporation, these are responsible for heat loss. So heat production and heat loss, they are
maintained, they are balanced, so that the normal body temperature that doesn't change. So methods or different mechanisms of thermoregulations. अब ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर या जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस तरह मेंटेन होता है सर्दी के मौसम में, व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज क्वाइट लो, डेट इज 10 डिग्री सी, इवन बाज़ एरियाज़ में ये जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं, जिस तरह के स्कर्दू में या इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो जो टेम्परेचर दैट में बिकम नेगेटिव, इतना भी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। बट द ह्यूमन बॉडी कोर टेम्परेचर जो होता है इंटरनल टिश्यूज़ में डेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके लिए बेसिकली 3 मेथड्स है। वन इज़ फिजियोलॉजिकल मेथड, द सेकंड इज़ बिहेवियरल मेथड, and the third is nervous and endocrine control. So these 3 methods, these 3 mechanisms, they are responsible to maintain normal core body temperature irrespective of the weather. मौसम जैसा भी हो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, लेकिन जो बॉडी की इंटरनल core temperature that will be constant, which is called thermo रेगुलेशन। तो अब इसी मेथड को हम एक एक को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। सो व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल? फिजियोलॉजिकल कंट्रोल दैट इज़ द बॉडी मेकअप के, अब देखिए इंसुलेशन या ऐसे एनिमल्स जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, उनके ऊपर फर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। फैट इज़ एन इंसुलेटरी मीडियम, फैट जो है इंसुलेटरी है, इससे हीट पास नहीं होता फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये जो फैट होता है ह्यूमन बॉडी पे या बाज़ एनिमल्स पे जो ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो ये फैट जो है एक्ट एज एन इंसुलेशन। ये नेचर का एक लॉ है, फिनोमेना है कि हर चीज़ डिफ्यूज़ करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए जैसे कि सर्दी में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, 36.5 to 37.5 होते हैं, और एटमॉस्फेरिक दैट इज़ एन माइनस, लेकिन फिर भी ये जो फैट होगा ये हीट को डिफ्यूज़ होने से रोकेगा फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू आउटसाइड। तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होगा डेट विल रिमेन कांस्टेंट। सेकंड इज़ बिहेवियरल कंट्रोल, हमारी बिहेवियर से भी वी कैन मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सो द फर्स्ट वन इज़ मूविंग टू वार्म प्लेसेस इन विंटर। सर्दी में हम उन्हीं जगहों को मूव करते हैं जहाँ एरियाज गर्म हो, जैसा कि हम धूप में निकल आते हैं, या अगर हम बाहर बैठे हैं और ठंडी हवा चल रही है तो वी मूव इनसाइड द रूम, हम रूम में चले जाते हैं। तो दिस इज़ अ बिहेवियर, एक बिहेवियर से हम हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन कंट्रोल, ऑटोमेटिकली हमें एक मैसेज मिल जाता है टू मूव अवे और टू मूव टूवर्ड। या जैसा रहा गर्मी के मौसम में, समर में अगर हम धूप में खड़े हमें गर्मी लग जाती है तो वी मूव इनटू द रूम, हम रूम में चले जाते हैं या ऐसी एरिया शेडो में चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर गर्मी हमें ज़्यादा नहीं। तो दीज आर बिहेवियरल मेथड्स। ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम की बनिस्बत गर्मी में जैसा कि हम जो वूल वाले कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, समर में वी वेयर कॉटन्स और हम हल्के जो है वो ड्रेसेस पहनते हैं। हीटर्स, फैंस, एयर कंडीशनर, जिस तरह सर्दी के मौसम में वी यूज़ हीटर्स, इस तरह समर में फैंस, एयर कंडीशनर एट्सेट्रा। शावर्स इन समर्स विद कोल्ड वाटर एंड वाइस वर्सा, जिस तरह हम शावर लेते हैं गर्मी लगने के बाद जाके हम कोल्ड वाटर से शावर लेते हैं, सर्दी में हम शावर लेते हैं विद वार्म एंड हॉट वाटर। तो दिस इज़ बेसिकली द बिहेवियरल मेथड्स, बिहेवियर से बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है डेट रिमेन्स कांस्टेंट। द थर्ड मेथड एंड मैकेनिज्म that is nervous and endocrine control. So the nervous control, hypothalamus is the thermostat of the body which control the body temperature.
hypothalamus is dead part of forebrain which is responsible for thermoregulation. अब ये thermoregulate कैसे होगा? जो स्किन है इसमें थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं विच सेंस द चेंज इन टेम्परेचर. तो जब ये टेम्परेचर चेंजेस को सेंस करेगा तो ये थैलेमस को मैसेज सेंस करेगा और थैलेमस से वापस मैसेज आएगा इफरेंट इन्फॉर्मेशन टू नर्व्स के थ्रू. ऑटोनॉमिक नर्व्स जो सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स को और स्वेट ग्लैंड्स को. सोमेटिक नर्व्स जो सप्लाई करेंगे स्केलेटल मसल्स को. सो ये एक मैकेनिज्म है कि रिसेप्टर जो है उसने सेंस किया टेम्परेचर चेंज को. रिसेप्टर से मैसेज जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू एफरेंट नर्व थ्रू सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व वो नर्व होता है विच कैरी मैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो उधर पे मैनिपुलेट होके मैसेज आएगा थ्रू इफरेंट नर्व्स और मोटर नर्व्स. दो किस्म के नर्व्स के थ्रू. ऑटोनॉमिक नर्व्स जो सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स को और सोमेटिक नर्व्स सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल्स को. और एंडोक्राइन कंट्रोल में एंडोक्राइन और हार्मोनल कंट्रोल में टू ग्लैंड्स आर responsible for thermoregulation. One is adrenal gland and the other is thyroid gland. Adrenal gland is present on the top of each kidney. Thyroid gland is present in the neck above the thyroid cartilage. So mechanisms of thermoregulation when stimulated by heat. अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसी क्या क्या ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू बॉडी जो है अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेगा. सो व्हेन थर्मोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय हीट, efferent nerves carry message to the hypothalamus which will send efferent information to the effector to regulate the core body temperature by two methods. अब देखिए हीट ज़्यादा हो गया है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है. तो देर आर टू मेथड्स. इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से हीट लॉस जो है उसको इंक्रीज करना है ताकि कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे. एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज डिक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन. और जो हीट प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज करना है ताकि क्योंकि ऑलरेडी जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेस कर चुका है. तो इंक्रीज हीट लॉस. तो हीट लॉस कैसे होगा? जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा थ्रू ऑटोनॉमिक नर्व्स इनटू द ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल वेजो डायलेट करते हैं. वेजो डायलेशन मीन डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो जब वो वेजो डायलेट करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो स्किन सरफेस पे आएगा एंड डेट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाय द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन और एवापोरेशन, रेडिएशन. स्वेटिंग जब हीट स्टिमुलेट करेगा तो एज ए रिजल्ट ऑटोनॉमिक नर्व जो है वो स्वेट ग्लैंड को मैसेज भेजते हैं कि पसीना हमारा ज़्यादा निकलता है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी. तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स आएंगे और अपने साथ हीट जो है बॉडी से एवापोरेट करेंगे. वाटर लॉस इन यूरिन एंड पीसेस. यूरिन लॉस वाटर में यूरिन में वाटर लॉस हो जाता है. परस्पिरेशन स्वेटिंग में इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो जाते. सो डेट सम ऑफ द fluid is lost in form of vapors. Decrease heat production में decrease muscle tone, decrease appetite and decrease in endocrine secretions. क्योंकि thyroid glands and adrenal glands they are responsible for heat production. तो उनकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है. इसके अलावा डिक्रीज एपिटाइट, क्योंकि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि हीट प्रोडक्शन जो है उसका एक मेथड है डेट इज थर्मोजेनिक इफेक्ट. तो गर्मी के मौसम में भूख कम लगता है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म. अब सर्दी के मौसम में इन विंटर हम ज़्यादा खाते हैं, फूड इनटेक हमारा ज़्यादा हो जाते हैं, एपिटाइट ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म के सर्दी में चूँकि टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है. नो द मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय कोल्ड. लेकिन जब विंटर में क्या किस तरह बॉडी टेम्परेचर, तो इंक्रीज हीट लॉस को
कम करना है फ्रॉम द बॉडी एंड इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। तो वेजो कंस्ट्रक्शन, अब गर्मी में इन समर वेजो डायलेशन हो जाते हैं, लेकिन सर्दी में वेजो कंस्ट्रक्शन होगा ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड स्किन सरफेस पे ना आए और हीट लॉस कम हो। डिक्रीज इन स्वेटिंग, पसीना, जैसा कि सर्दी के मौसम में पसीना कम निकलता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, शेवरिंग, मसल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ मसल एक्टिविटी हीट लॉस, हीट सिंथेसिस ज़्यादा होगी। हंगर एंड एपिटाइटिस इंक्रीज एज आई मैंशन, इंक्रीज एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोनल सिक्रीशन जो है थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड की वो भी इंक्रीज हो जाती है, और एज ए रिजल्ट विंटर में भी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थैंक यू, डेट इज़ all about thermoregulation.